चलिए लेट अस बिगिन। आज हम बात करेंगे जरा इक्वेशंस के ऊपर, अपने हाफ लाइफ बोल रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी की, अल्फा बीटा गामा की जो एमिशंस थी उनकी गवर्निंग इक्वेशंस क्या होती है। मतलब जब प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में हम अगर क्या कंक्लूजन करेंगे, अल्फा एमिशन के बाद क्या बनेगा, बीटा एमिशन के बाद क्या बनेगा और गामा के बाद क्या बनेगा। तो टू स्टार्ट विद हम अल्फा से बात करना शुरू करते हैं पहले। देखो, अगर अल्फा पार्टिकल्स के साथ ऑब्जर्वेशन की जाए तो अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें उसका सिंबल तो पता ही है ना, कि भाई दिस इज अल्फा, अल्फा 24। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल सब्सटेंस को देखते हैं, लेट्स से एक एटम है हमारे पास यूरेनियम 92 to 35, और इसमें से मैं कहता हूँ मैं अल्फा पार्टिकल की इमिशन। अब एक अल्फा पार्टिकल की इमिशन के बाद जो आपका रिजल्टिंग एलिमेंट होगा, मैं उसको ऐसी रैंडम बोल रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि इक्वेशंस बनेगी कैसे। जैसे एक एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ मैं इसको वाई, एलिमेंट प्रोड्यूस हुआ जिसका सिंबल था वाई। अब उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, इस बात को फिगर आउट करने के लिए अब देखो, देयर वर 92 ऑफ प्रोटॉन्स, 2 गॉट इमिटेड आउट एज अल्फा, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए भाई यहाँ पे, 90। देयर वर 92 प्रोटॉन्स, 2 गॉट इमिटेड आउट एज अल्फा, ठीक, 2 अल्फा पार्टिकल्स में चले गए तो रिमेनिंग आपके पास 90 प्रोटॉन्स बाकी। और इसी तरह से देयर वर 235 पार्टिकल्स इन टोटल, देयर वर 235 पार्टिकल्स इन टोटल, उसमें से 4 इमिट हो गए, तो ये नाउ लेफ्ट विद 231 एटम्स, एटम्स बोलो सॉरी, पार्टिकल्स। तो अब कैसे निकालने हैं इनको, इनको सब्ट्रैक्ट करके निकालने हैं। बट देयर वर 235 पार्टिकल्स इन यूरेनियम, 4 of the particles got lost because of the alpha emission, alpha 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स पे बेस्ड था, तो इसके emission से 235 में से 4 particles लॉस हुए, तो जो आपका नया न्यूक्लियस होगा that will be having 231 particles in it। ऐसे ही बीटा emission के बारे में बात की। जब आप बीटा पार्टिकल की emission की इक्वेशन बनाते हैं तो मैंने बीटा के बारे में लिखा था -1 और 0, मतलब इफ इट्स यूरेनियम 92 235 और एक बीटा emission होती है, तो बीटा को हम लिखते थे प्रोटॉन नंबर में -1 और मास नंबर में 0। असल में बीटा एमिशन होती कैसे, इस बात को अगर आप समझें तो बीटा एमिशन का बैकग्राउंड ये है कि इनसाइड अ न्यूक्लियस, आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर यू हैव लाइक गॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट, उसमें कुछ प्रोटॉन्स भी हैं, उसमें कुछ न्यूट्रॉन्स भी। बीटा एमिशन के दौरान होता यह है कि आपका एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन के, मतलब इनसाइड योर न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ये इन दो में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एज ए बीटा पार्टिकल एमिट होता है।
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हुआ नहीं करते कभी भी। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डजंट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इन इट। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन की कन्वर्जन जो थी इन इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्जन असल में आपके पास आपको ट्रिगर करती है, और उसमें एक पूरे ये जो फिनोमेना है आपका अल्फा बीटा पार्टिकल के एमिशन का, उसके बेसिस में आती है। तो इसके नतीजे में होता क्या है कि your nucleus now has one less neutron but one more proton। आपके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है और उसके बदले में उसकी जगह एक प्रोटॉन आ चुका होता है। तो आपका प्रोटॉन नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है इससे। जो प्रोटॉन नंबर है हमारा, उस प्रोटॉन नंबर में आप देखते हैं कि भाई एक इंक्रीज आ जाता है। अब ये -1 जो लिखने की वजह थी हमारी, वो -1 लिखने की वजह ये थी कि जब आप माइनस करें ना इसको, बीटा पार्टिकल के एमिशन के बारे में मैं कहता हूँ भाई एक नया एलिमेंट हमारे पास बन गया, लेट्स से आई एम गोना कॉल इट जी। बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो उसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो अब आप अगर 92 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 93 बन जाएगा। उसको -1 लिखा इसलिए गया था ताकि जब आप उसे सब्ट्रैक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड अप हो जाए और आपके प्रोटॉन नंबर में इजाफा है, क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स पे प्रोटॉन नंबर सेम आना चाहिए, ये कंजर्व्ड होता है। तो अगर इधर 92 है तो इधर भी 92 ही बनना चाहिए ओवरऑल, कि इन दोनों को जब आप ऐड अप करें तो 92 आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो इट वाज 92, तो इन दोनों का सम भी 92 बन रहा है। इसी तरह दिस इज 235, इन दोनों का सम भी 235 बन रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा, क्योंकि हमें पता था प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो इन जब इन दोनों का हम सबअप करें तो देवर 92 ऑन द लेफ्ट एंड 92 ऑन द राइट। मास नंबर में तो चेंज आएगा नहीं। हालांकि आप सोच रहे होंगे सर एक न्यूट्रॉन खत्म भी तो हुआ, लेकिन उसके बदले में एक प्रोटॉन भी तो आ गया। टोटल क्वांटिटी तो वही है पार्टिकल्स की, बस न्यूट्रॉन की क्वांटिटी में एक ड्रॉप आया है और प्रोटॉन की क्वांटिटी में एक इंक्रीज आया है, लेकिन सम अप करोगे तो टोटल वही 235 होंगे। तो यहाँ पे आपने बेटा पार्टिकल्स के बारे में भी देख लिया कि किस तरीके से आप इसको -1 क्यों लिखते हैं। ये मैं हजारों जगह बताता हूँ।
चलिए भाई, अब हम जरा गैमा रेडिएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, गैमा रेडिएशंस को अगर आप प्रोसेस करें तो गैमा रेडिएशंस वर नॉट पार्टिकल्स, दे वर एनर्जी वेव्स ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको आप कहा करते थे। दे डोंट हैव एनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और एनीथिंग ओवर देयर। तो इनके एमिशन को हम सिर्फ एक तरीके से शो करते हैं, वो ये है कि हम एक स्टेरिक लगाए हुए होते हैं एलिमेंट के ऊपर बिफोर एमिशन। ये स्टेरिक हमें ये बताता है कि भाई एलिमेंट हमारा या उसका न्यूक्लियस जो है हमारा, वो भी अनस्टेबल, या दूसरे अल्फाज में बोले तो एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड इन द सेंस ये वाला एक्साइटमेंट नहीं, खुशी वाली एक्साइटेड इन द सेंस एनर्जेटिकली एक्साइटेड हुआ, थोड़ा अनस्टेबल। तो गैमा रेडिएशंस के एमिशन के बाद उसके प्रोटॉन नंबर में और मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता, हम बस उसके ऊपर से स्टेरिक रिमूव कर देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये स्टेबल स्टेट में आ गया, और उसके साथ हम एक गैमा रेडिएशन का सिंबल बना देते हैं कि भाई ये एमिट हो गया था। सही, और कुछ भी नहीं बनाया जाता, कोई नया प्रोडक्ट इनकी फॉर्म नहीं होता हमारे पास यहाँ पे। बस वो आपका प्रोडक्ट जो है ना, वो पहले के मुकाबले में अब ज्यादा स्टेबल हो चुका है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये हमारी कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं अल्फा एमिशन की, बीटा एमिशन की और गामा एमिशन की, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखा दी। अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड एक बात है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहा जाता है? देखिए, होता यह है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल अगर हमारे पास है तो वो अपने अंदर से कंटिन्यूअस एमिशंस कर रहा होता है। उसमें अगर 100 एटम्स थे जो रेडियो एक्टिव थे, तो विद टाइम वो स्टेबल होते चले जाते हैं, और एक वक्त आता है कि उन 100 में से सिर्फ 50 रह जाते हैं जो अनस्टेबल थे। बाकी जो रिमेनिंग 50 थे वो एमिशंस करके अपने आप को स्टेबल कर चुके हो। तो जो टाइम लगता है ना आपके एटम्स को 100 से 50 आने में, यानी अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाने के अंदर, ये टाइम हाफ लाइफ कहलाता है। कि टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल, इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई, टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल to decrease its radioactive atoms, or should I say radioactive nuclei, to half of the initial value. अपनी इनिशियल वैल्यू से आधा होने में कितना वक्त लगा उन्हें, उस टाइम को आप हाफ लाइफ कहते हैं। कि if I had for example a lump of a radioactive atom, say there were 100 of them, 100 of the nuclei atoms or nuclei over there जो radioactive थे, तो वो टाइम ये 100 से 50 हुए, तो इस टाइम को आप हाफ लाइफ कहेंगे। ये जो वक्त गुजरा, अगर मैं कहता हूँ दिस थिंग हैपेंस इन 2 years, then 2 years is gonna be my half life, ये 2 साल मेरी हाफ लाइफ होगी। फिर ये 50 से गिर के 25 होंगे अगेन, और उतने ही अरसे में होंगे जितने अरसे में ये पहले हुए थे। It's again gonna take 2 years for them to actually reduce to from 50 to 25, दोबारा हाफ होने में वही 2 साल लगेंगे। तो ये जो टाइम होता है आपका, ये टाइम हाफ लाइफ कहलाता है। तो उसको दूसरे अल्फाज में आप इस तरह भी कहते हैं, जैसे अभी हमने बोला टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इट्स द टाइम टेकन फॉर द रेडियोएक्टिव सैंपल to decrease its activity to half of its initial value. एक्टिविटी क्या होती है इसको मैं जरा समझाता हूँ। जनरल टर्म्स में देखा जाए ना, तो एक्टिविटी इज लाइक समथिंग दैट वी आर डूइंग ना, हम खेल रहे हैं कूद रहे होते हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिव सैंपल खेलता कूदता तो है नहीं। रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है वो अपने अंदर से एमिशन करना है। तो एक्टिविटी को समझाने के लिए हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली द रेट ऑफ एमिशंस
or should I say rate of radioactive emissions say from the sample, जिसको आप और आसान अल्फाज में कहना चाहें तो number of radioactive radiations emitted per unit time, number of radioactive radiations emitted per unit time. इन दो तरीकों से आप एक्टिविटी को डील कर रहे होते हैं, rate of radioactive emissions from the sample or number of radioactive radiations emitted per unit time. That's basically the activity. ये इसकी वैल्यू ऐसे हो सकती है जैसे भाई 100 emissions per second चल रही है, एक सेकंड में उस सैंपल में से 100 रेडिएशंस निकलती है। अब जरूरी नहीं है कि 100 एटम्स होंगे तो 100 के 100 निकलेंगी, एटम्स बहुत सारे हो सकते हैं, देयर कुड बी लाइक मिलियंस ऑफ एटम्स ओवर देयर, लेकिन एक सेकंड में 100 एमिशंस ही होती है, यानी एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन में से 100 एटम्स जो हैं वो इमिशन करते हैं। सारे एटम्स एक साथ इमिशन नहीं कर देते, वरना तो एक सेकंड के अंदर ही पूरा एलिमेंट खत्म हो जाएगा। सही, टाइम टू टाइम एक एक करके एटम्स इमिशन कर रहे होते हैं। तो जो इमिशंस आप डिटेक्ट करते हैं, या जो एमिशन डिटेक्ट बोलो सॉरी, जो एमिशंस आपके सैंपल में से निकलती हैं वो एमिशंस आपकी एक्टिविटी कहलाती है, कि सैंपल में से एक सेकंड में कितनी रेडिएशंस निकल रही है। इसका फॉर्मूला है, लेकिन मेरा मशवरा है इसके फॉर्मूले के थ्रू इसको मत करना, इसको लॉजिक के थ्रू करवाऊंगा, तो मैं फॉर्मूले के थ्रू बिल्कुल भी नहीं बता रहा, मैं यही कैंसिल कर देता हूँ। लॉजिक इसमें बहुत अच्छी रहती है और बहुत काम भी आती है। मैं इसको लॉजिकली सिखाता हूँ कि किस तरह से लॉजिकली आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। एक आध दो छोटी छोटी बातें पहले वो भी डिस्कस करते हैं, फिर हम इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारे पास जब भी कभी कोई हाफ लाइफ का मामला होता है ना, तो मैं अगर उसको यहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, हाफ लाइफ का जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो एक एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन की तरह होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कितनी गाड़ी इंग्लिश में आपने कुछ बोल दिया एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। यहाँ पे ना मैं एक एक्सिस पे डाल रहा हूँ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, फिर एक एक्सिस में रखता हूँ मैं टाइम, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो कुछ ऐसा चलता है। ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि भाई जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स थे n और छोटा सा मैं नीचे जीरो बनाता हूँ, ये जीरो जो है ना ये नॉट प्रोनाउंस होता है, n नॉट छोटा सा जीरो, ये कहलाता है इनिशियल क्वांटिटी। दिस इज योर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर। ये चीज आधा होने में कितनी देर लगाएगी? इसकी क्वांटिटी 0.5 ऑफ n नॉट हो जाए, उस टाइम को आप हाफ लाइफ कहते हैं। ये टाइम आपका कहलाता है हाफ लाइफ। कि भाई ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ 2 इयर्स, या बस इसको मैं ऐसे टी लिख देता हूँ भाई, टी और नीचे छोटा सा हाफ लिख देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली मर्तबा जब नंबर ऑफ एटम्स आधे हुए होंगे। फिर इसी तरह जब ये और आधे होंगे, पॉइंट फाइव सही हो जाएंगे 0.25, 0.5 का हाफ, तो फिर दोबारा जो टाइम स्पेंड हुआ होगा वो दोबारा आपका हाफ लाइफ। ठीक, मतलब आपके पास ये 2 हाफ लाइफ कह सकते हैं उसको। अगर एक चीज होने में 2 साल लग गए तो फिर 4 साल। सिमिलरली बेटा यहाँ पे
further half. ये आपके थर्ड हाफ लाइफ है. 0.25 का हाफ 0.125. तो मैं इसको हाफ करता चला जा रहा हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी एन नॉट थी, एक बार इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये हो जाएगा एन नॉट अपॉन 2, जिसको 0.5 लिख रहे थे. फिर आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब हर बार जो नई क्वांटिटी बन रही है उसको आधा होने में. एन नॉट अपॉन 4, मजीद हाफ करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एन नॉट अपॉन 8, सिमिलरली एन नॉट अपॉन 16. ये इस तरह से चलता रहता है और जितना जितना ये वक्त गुजरेगा ये आपका हाफ लाइफ बनता जाएगा. कि अगर एक बार हाफ होने में 2 साल लगते हैं तो ये हुआ है भाई 2 साल हो गए, फिर 4 साल हो गए, फिर आपके पास 6 साल हो गए, फिर 8 साल हो गए. ये आपका टाइम स्पेंड हो रहा है. फॉर एवरी हाफ उसको उतना ही टाइम लगता है. इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन की तरह. और एटम्स की क्वांटिटी हाफ होते ही चली जाती है. इसके ग्राफ को बस एक्स एक्सिस से टच नहीं करना, क्योंकि बहुत लंबे अरसे में जाने के बाद जाके इसमें सारे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स खत्म होते हैं, लेकिन इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और जैसा मैंने ये ग्राफ बनाया है फॉर द नंबर ऑफ कह लो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, बिल्कुल वैसा ही ये एक्टिविटी का भी बन सकता है, जिसमें वाई एक्सिस पे एक्टिविटी हो ए नॉट 0.5 ऑफ ए नॉट, 0.25 ऑफ ए नॉट, 0.125 ऑफ ए नॉट. मतलब इनिशियल क्वांटिटी आपके कम से कम कम से कम कम से कम होती चली. फिर we have got an instrument called a GM tube. You don't need to know how does a GM tube works. सही है, उस चीज से आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसके कंस्ट्रक्शन को बैठ के समझो या कुछ. मैं इसका एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, बस खाली उस जनरल आइडिया के अंदर अपने आप को फोकस रखना और उससे बाहर मत निकलना. GM tube is kind of like a detector which is used to detect some radioactive radiations present in your surrounding. ये एक इट्स काइंड लाइक अ माइक्रोफोन ना, जैसे माइक डिटेक्ट द साउंड वेव्स, GM tube detects some radioactive radiations. See, or this instrument is generally not used alone. This instrument is connected to a count meter. ये हमेशा एक काउंट मीटर के साथ अटैच होता है, जो आपको नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस बता रहा होता है कि भाई हाउ मेनी रेडियोएक्टिव रेडिएशंस were detected by this instrument. तो भाई if I've got some radioactive sample over here with me, say this radioactive sample would be emitting a lot of radiations, and these radiations would have been emitted in all directions. ये रेडिएशंस हर तरफ एमिट हुई होंगी, लेकिन इनमें से कुछ रेडिएशंस आपके जीएम ट्यूब तक पहुंच गई होंगी, जो उसने डिटेक्ट की होगी. ये वो रेडिएशंस है जो आपका जीएम ट्यूब डिटेक्ट कर पा रहा है. जीएम ट्यूब सारी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो जीएम ट्यूब तक पहुंची वो डिटेक्ट हुई. दीज आर द वन दैट आर डिटेक्टेड बाय द जीएम ट्यूब. और ये वो हैं जो जीएम ट्यूब डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर रही थी आपके जीएम ट्यूब को, वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर निकलती हुई चली गई ना. जीएम ट्यूब तो सिर्फ एक तरफ से रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पा रहा है. तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू को हम नाम देते हैं काउंट रेट.
कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास नंबर लिखा हुआ है भाई 40 काउंट्स पर मिनट, कि 1 मिनट में 40 रेडिएशन डिटेक्ट हुई। इस इंस्ट्रूमेंट को आप काउंट मीटर कहते हो। ये आपका जीएम ट्यूब था और इस नंबर को आप कहते हैं काउंट रेट। काउंट रेट होता है नंबर ऑफ रेडिएक्टिव रेडिएशंस दैट वर डिटेक्टेड पर यूनिट टाइम, और ये आपकी एक्टिविटी से डिफरेंट होती है। कितनी एमिट हो रही है और कितनी डिटेक्ट हो रही है, इसमें फर्क होता है, क्योंकि एमिटेड तो हर तरफ हो रही थी ना, लेकिन डिटेक्शन तो नहीं हो पा रही थी तमाम रेडिएशन की, सिर्फ चंद ही रेडिएशन डिटेक्ट हो पा रही थी। तो काउंट रेट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एक्टिविटी। काउंट रेट इज नंबर ऑफ रेडिएक्टिव रेडिएशंस दैट आर डिटेक्टेड पर यूनिट। इसके अलावा देयर इज वन मोर टाइप ऑफ रेडिएशंस जो आप डिटेक्ट कर रहे होते हो, जो सैंपल से नहीं आती, एंड दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड। So these radiations come from the background, ये कहला जाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। असल में हमारी सराउंडिंग के अंदर ना होता यह है कि रेडिएक्टिव रेडिएशंस ऑल टाइम प्रेजेंट होती है, भले सैंपल हो या ना हो, हम अभी भी अपने अराउंड अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से डिटेक्टेड होते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है, मर क्यों नहीं जाते, आप तो बोल रहे थे इतने खतरनाक होती है। तो रेडिएक्टिव रेडिएशंस अगर हमारे अराउंड हर वक्त मौजूद हैं तो मतलब वी शुड गेट म्यूटेटेड और एनीथिंग, और ये तो फिर बहुत कॉमन हो जाना चाहिए हमारे लिए, बीमार पड़ना, रेडिएक्टिव सिकनेस हमारे लिए बहुत कॉमन होनी चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में होती है, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होती है, 5-10 काउंट पर मिनट से ज्यादा की नहीं होती। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप ही इस डिजाइन पे हुई है कि वो इतने रेडिएक्टिव रेडिएशंस को सस्टेन कर सकती है। मतलब इन एवरी ब्रेथ दैट यू टेक यू इनहेल हंड्रेड्स ऑफ रेडिएक्टिव फास्फोरस एटम्स एंड एक्सहेल देम आउट। हर सांस में आप कई रेडिएक्टिव फास्फोरस एटम्स इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। आपकी बॉडी को इस चीज की आदत पड़ चुकी है, अब उसे इतनी ट्रेस अमाउंट ऑफ रेडिएक्टिव रेडिएशन से इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको इस बात से फिक्र ही नहीं है कि बंदा मर जाएगा इस चीज। हम ह्यूमन बॉडी, हम एज अ ह्यूमन इस रेडिएक्टिव रेडिएशन को सस्टेन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बीमार नहीं पड़ते हम इस चीज। लेकिन दे आर ऑलवेज देयर इन योर सराउंडिंग इवन इफ देयर इज नो रेडिएक्टिव सैंपल। और तुम एक कमरे में ले जाके जीएम ट्यूब रख दो, उसको काउंट मीटर से कनेक्ट कर दो, तो वो तुम्हें रीडिंग दे रहा होगा। तुम ये मत सोचने बैठ जाओ कि भाई मेरे कमरे के अंदर कोई ना किसी ने ना रेडिएक्टिव सैंपल छुपा दिया है तुम्हारे कमरे में किसी ने रेडिएक्टिव सैंपल नहीं छुपाया हुआ भाई। सही है, रेडिएक्टिव सैंपल ये आपके सराउंडिंग में रेडिएशन मौजूद होती है। सवाल ये आता है कि सर ये कहाँ से आती है हमारे पास, हमने तो कोई सैंपल नहीं रखा हुआ था, जिसकी सोर्स क्या है हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। बैकग्राउंड रेडिएशन की जो सोर्स है हमारे पास, उसमें 2-3 जगह होती है, जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं। आपको पता है ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जनरल एटम्स तो रेडियो एक्टिव नहीं होते, लेकिन उनमें आपके आइसोटोप्स कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रॉक्स और मिनरल्स में से अक्सर आपको ना ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हुई मिलती है। इसके अलावा कॉस्मिक रेज, आपकी आउटर स्पेस से कुछ कॉस्मिक रेडिएशन आपके अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर होती है, वो गामा रेडिएशन से भरी हुई होती है। इसके अलावा आपके पास रेडियो एक्टिव अंडरग्राउंड रिजर्व जो होते हैं, अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिव रिजर्व्स, जो थोड़ा बहुत जमीन के नजदीक होते हैं ना, तो वो रेडिएशन सराउंडिंग के अंदर अपनी रिलीज कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास ये माइनिंग होती है ना, सब यूरेनियम वगैरह इन सब चीजों की, वो जमीन से निकलते हैं। तो उनकी मौजूदगी की वजह से, क्योंकि वो जमीन के नजदीक अगर है, तो वो रेडिएक्टिव रेडिएशन आपको सराउंडिंग में उड़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह न्यूक्लियर वेस्ट डंप साइट्स, वो जगह है जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जाता है। वहां से आपको रेडिएक्टिव रेडिएशन जो है वो इमिट होती हुई दिखती हैं। तो ये कुछ कॉमन जगहें हैं जहां से आपको रेडिएक्टिव रेडिएशन जो है ना वो सराउंडिंग में नजर आ रही होती है, क्या है मेरे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ रेडिएशन मौजूद हैं, उनका बैकग्राउंड कहते हैं। तो इससे परेशान नहीं होते कभी भी इस रेडिएशन से।
हाँ, अगर ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है कि भाई कोई कंटामिनेशन हो गई बहुत ज्यादा या कोई लीकेज हो गया आपके रेडियो एक्टिव सोर्स का, के बैकग्राउंड के अंदर रेडिएशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गए जो ह्यूमन बॉडी सस्टेन कर सकती थी, तो फिर उसको उन लोगों को वहां से फिर आप जो है वो बाहर की तरफ निकाल दें। अब हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं समझाने के लिए कि एग्जामिनर इसके अमूमन पूछता किस तरह के सवाल और आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, कहता है रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6000 years. How much time passes before the rate of emission from the sample falls to 1/16 of its original value? कितना टाइम गुजरेगा कि सैंपल की emissions 1/16 हो जाए। अब टू फाइंड दिस आउट आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप बोलेंगे भाई सर देखिए इनिशियल एमिशंस का रेट जो है वो मैं कहता हूँ ए नॉट था, एक बार हाफ होगा ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, फिर हाफ होगा ए नॉट अपॉन 4 हो जाएगा, उसके बाद हाफ होगा ये ए नॉट अपॉन 8 हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 60 समझिएगा बेटा, क्योंकि जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ना आप ए अपॉन 4 को, जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेसिप्रोकल होके ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा जो कि ए अपॉन 8 बनता है। ठीक है, तो ये 2 4 6 8 10 ऐसे नहीं चलिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा एक और दफा हाफ होके ए नॉट अपॉन 60। तो अगर मैं काउंटिंग करूँ ये कितनी मरतबा हाफ हुआ तो मुझे अंदाजा होगा कि भाई ये इस वक्त 1 2 3 4 ये 4 मरतबा हाफ हुआ, ये इसके 4 हाफ लाइफ जो है वो पास हुई है। सही, इसकी 4 हाफ लाइफ जो है वो पास हुई है आपके पास, और हर हाफ लाइफ को होने में 6000 ईयर्स लगते हैं। हाफ लाइफ इसकी 6000 ईयर्स की, तो टोटल टाइम कितना गुजरा होगा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं भाई एक हाफ लाइफ होने में 6000 ईयर लगते हैं, इस तरह की 4 हाफ लाइफ हो गई हैं, ये हो गया भाई 24,000 ईयर्स। आंसर आपका बन गया सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है। When a sample of radioactive nuclei decays, the count rate falls from 1200 to 150 in 3 minutes. 1200 इनिशियल काउंट था, डिक्रीज होते हुए 150 हो गया और 3 मिनट्स का टाइम लगा। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई? अच्छा भाई 1200 से 150 होने में मैं पहले गिन लेता हूँ भाई कितनी दफा हाफ हुआ। एक बार हाफ होने के बाद ये 600 हो गया होगा, फिर ये 300 हो गया होगा, फिर ये 150 हुआ होगा, मतलब 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं। आपके पास 3 हाफ लाइफ स्पेंड हुई है, 1 2 एंड 3, और ये काम हुआ है 3 मिनट में। इस पूरी चीज को जो टोटल टाइम लगा है वो 3 मिनट का लगा है। तो अगर मुझे एक हाफ लाइफ का टाइम चाहिए तो वो 1 मिनट हो गया, क्योंकि 3 हाफ लाइफ 3 मिनट में हुई है। अब यूनिटरी मेथड भी लगा दो भाई, अगर 3 हाफ लाइफ का टाइम 3 मिनट था तो एक हाफ लाइफ का टाइम x होगा। यू क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, हम सिर्फ लॉजिक पे चल रहे थे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को लेते हुए आपने सॉल्व करना।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द बैकग्राउंड काउंट रेट इन अ लेबोरेटरी इज 10 काउंट पर मिनट। उसने शुरू में ही बता दिया बैकग्राउंड रेडिएशंस आपकी सराउंडिंग में कितनी है। The measured count rate of the radioactive source is 410, which includes the background. मतलब ये जो आप मेजर कर रहे हैं ये सोर्स की नहीं, ये सोर्स प्लस बैकग्राउंड दोनों की है। उसमें लिखा है ना which includes the background, ये सोर्स और बैकग्राउंड दोनों की मिला के है। अच्छा इतना याद रखिएगा, बैकग्राउंड काउंट रेट जो है वो जनरली फिक्स्ड रहता है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। इट जनरली स्टेज कांस्टेंट, इसके ऊपर कोई हाफ लाइफ नहीं लगती। नो हाफ लाइफ इज अप्लाइड ऑन दिस, इसकी वैल्यू में आप उतार चढ़ाव नहीं देखते। फिर कहता था हाफ लाइफ ऑफ दिस सोर्स इज 5 days. व्हाट इज द मेजर्ड काउंट रेट आफ्टर 15 days? 5 दिन की हाफ लाइफ है, 15 दिन बाद आप क्या मेजर करेंगे? सही, व्हाट विल यू मेजर आफ्टर 15 days? तो पहले तो मैं निकालता हूँ 15 डेज में कितनी बार हाफ हुआ होगा। तो 5 दिन में एक बार हाफ होता है, तो 15 डेज में 3 बार हाफ हो गया होगा। सिंपल मैथ्स। 5 दिन, एक हाफ लाइफ होने में 5 दिन लग जाते हैं उसको, तो 15 डेज में वो 3 बार हाफ हुआ है आपके पास। अब आप इसको जब सॉल्व करने बैठते हो तो आप अपने पास वर्किंग करना शुरू करते हो। बोलते हैं देयर वर 410 रेडिएशन डिटेक्टेड, उसमें से बैकग्राउंड हटा दीजिए, ये हो गया 4 काउंट्स पर मिनट। ये हो गया आपके पास 400 काउंट्स पर मिनट। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। कितनी दफा हाफ करना है हमने इसको? 3 बार हाफ करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि 15 दिनों के बाद हम क्या मेजर कर रहे होंगे। अभी तो सैंपल में से 400 काउंट्स पर मिनट निकल रहे हैं ना, बैकग्राउंड हटा के हमने जब देखा। तो अभी हम ये देखते हैं भाई, देखो हाफ करके कितना होता है भाई। एक बार हाफ हुआ, ये हो गया 200। दूसरी बार हाफ हुआ, ये हो गया 100। तीसरी बार हाफ हुआ, ये हो गया 50। मतलब आपके पास 15 दिन बाद, 3 डेज यानी 3 हाफ लाइफ के बाद, दिस इज व्हाट विल बी कमिंग आउट ऑफ योर सैंपल। या उसमें से 400 एमिशंस हो रही थी, अब उसमें से सिर्फ 50 एमिशंस हो रही थी। लेकिन जो आप मेजर्ड कर रहे होंगे उसके बारे में आपको पता है कि वो सोर्स की रेडिएशन और बैकग्राउंड की रेडिएशन मिला के है। इट्स सोर्स प्लस बैकग्राउंड। योर सोर्स इज emitting 50 रेडिएशंस पर मिनट, बैकग्राउंड से 10 आ रही है आपके पास। आप जो मेजर कर रहे होंगे that won't be 50, that's gonna be 60 counts per minute. Your answer is going to be C. प्रोसीजर क्या था? हमने जब ये देखा कि हमारा बैकग्राउंड काउंट 10 का है और जो हम मेजर कर रहे हैं वो 410 है जिसमें बैकग्राउंड इंक्लूडेड था, तो मैंने पहले तो ये फाइंड आउट कर लिया कि मेरी सोर्स की अपनी इंडिपेंडेंट रेडिएशन कितनी है। तो टर्न आउट कि भाई वो 400 काउंट्स इन 1 मिनट। वो कहते हैं हाफ लाइफ 5 डेज की है, 15 डेज के बाद आप क्या मेजर करेंगे? तो हमने बोला भाई ठीक है, 15 डेज के बाद वो 3 बार हाफ हो चुका। It would have spent 3 half lives over there. तो हमने अब अपनी सोर्स को 3 बार हाफ किया, क्योंकि हमें पता है भाई बैकग्राउंड तो हाफ होना नहीं होता, बैकग्राउंड तो कांस्टेंट रहता है, उसको थोड़ी हाफ करेंगे, 410 को हाफ करना थोड़ी शुरू कर देंगे। तो हम सोर्स को हाफ करते हैं कि भाई सोर्स की रेडिएशन को हाफ करना शुरू करें। तो हमने सबसे पहले सोर्स की रेडिएशन निकाली, उसको हमने 3 बार हाफ किया। एक बार किया 200 हुआ, दूसरी बार किया 100 हुआ, तीसरी बार किया 50 हो गया। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई सोर्स की जो रेडिएशन हैं वो 400 से ड्रॉप होके 50 हो गई होंगी आफ्टर 15 डेज। हमसे उसने पूछा था कि आप मुझे ये बताओ आप मेजर कितना करोगे। अब मेजर्ड रेडिएशन जो होती है वो तो सोर्स और बैकग्राउंड मिला के होती है ना, क्योंकि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था कि हमारा जो जीएम ट्यूब है वो डिस्टिंग्विश थोड़ी करता कि कौन सी रेडिएशन आ रही है। तो उसमें बैकग्राउंड भी आ रहा होता है और उसमें सैंपल की भी आ रही होती है, वो तो सब मेजर कर लेते हैं। तो जब हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो हमारी 50 और 10 मिला के होगी 60 काउंट्स पर मिनट। अगर वो मुझसे सिर्फ ये पूछता
कि मुझे ये बताओ 15 दिन के बाद सोर्स कितनी इमिट कर रही है, तो मैं 50 का आंसर दे। अगर वो मुझसे पूछता कि भाई 15 दिन के बाद सोर्स कितनी इमिट कर रही है, तो मेरा आंसर 50 रेडिएशन होता। लेकिन क्योंकि उसने मुझसे पूछा था मेजर कितना कर रहे हो गया, तो 50 सोर्स की और 10 जो बैकग्राउंड का वो तो जो कांस्टेंट चल ही रहा होगा, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 10 मिला के 60 काउंट पर मिनट आप डिटेक्ट करोगे। तो जब भी कभी सवाल सॉल्व करो, तो कभी भी जो गिवन आपकी मेजर बैकग्राउंड मिला के रेडिएशन है ना, उसको हाफ करने ना शुरू कर देना। कि तुमने 410 को हाफ करना शुरू कर दिया, ये 410 को हाफ किया 205 और सो ऑन एंड सो फॉर चलते रहे, वो तो फिर तुम बैकग्राउंड भी हाफ कर रहे हो, सोर्स भी हाफ कर रहे हो, बैकग्राउंड भी हाफ कर रहे हो। बैकग्राउंड हाफ नहीं होती, ठीक है, इट जनरली स्टेज कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ, इट डज नॉट हाफ। ठीक है भाई, मतलब हारिस भाई भी हमारे पास यहाँ पे समझाते जा रहे हैं। गुड वर्क हारिस, शाबाश। ये लास्ट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें इसको जरा, ये वाला एमसीक्यू आप लोग ट्राई करके देखें। ठीक है क्या भाई, गर्भ आंसर? It's not that difficult, to be honest. A sample of wood contains 9 exponent 16 nuclei of carbon 14. The nuclei undergo radioactive decay with a half-life of 5,600 years. How many carbon nuclei remain in the sample after 16,800 years? तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि how many half-lives would have been passed. 16,800 years गुजर गए, एक हाफ लाइफ होने में 5,600 years लगते हैं। तो if I divide them, if I divide 16,800 by 5,600, turns out by 3 half lives were spent. सही भाई, 3 half lives were spent in this particular duration. अब there were 9 exponent 16 nuclei with us. ठीक है, उन्होंने पूछा how many remain in this sample. तो जब भी जब हाफ होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई
कि आपके पास जो बाकी रह गए हैं वो कितने हो गए, क्योंकि वो क्वांटिटी हाफ होती जा रही होती है ना। तो 9 एक्सपोनेंट 16 थे, एक बार हाफ होने के बाद दे विल बी लाइक 4.5 एक्सपोनेंट 16 एटम्स रिमेनिंग। सही, फिर दोबारा ये एक बार हाफ होता, ये हो जाता है 2.25 एक्सपोनेंट 16 एटम्स रिमेनिंग। आपको 3 बार हाफ करना है। ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, ये सेकंड हाफ लाइफ हो गई, मतलब 2 बार हाफ हो चुका है। अब थर्ड बार हाफ होने की बारी है। तीसरी दफा जब हाफ होगा तो यू विल ओनली बी लेफ्ट विद 1.125 एक्सपोनेंट 16 एटम्स। अब डिवाइड बाय 2 करते जाइएगा, आपको पता चलता चला जाएगा। हर नंबर को डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो आपके पास अगला नंबर आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे अगला आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे अगला आएगा। तो हमें 3 बार डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि 3 दफा हाफ हुआ है। तो आफ्टर 3 हाफ लाइव्स हमें पता चला कि भाई वी आर लेफ्ट विद 1.125 एक्सपोनेंट 16 एटम्स। तो आंसर बिकम्स बी। तो हाफ लाइफ के अक्सर इस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। Now in our next lesson, inshallah, we'll be completing this chapter of radioactivity and nuclear physics. ठीक है, और उसके बाद we're gonna start off with a new chapter. Till then, take care मेरे बच्चों, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।